हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग संस्कृत के सैम्पल पेपर का खंड क और खंड ख कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं खंड ग। ये इस पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा आपका व्याकरण वाला पोर्शन आता है और ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक होता है। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए हमें क्वेश्चन पर अटैम्प्ट करना है। अब ये देखिए, जो खंड ग आपका स्टार्ट हो रहा है ये 5th क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी सेम इसी पैटर्न पे आएगा। खंड ग में आपका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। पहला इंस्ट्रक्शन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। कहता है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा लिखत। वा का मतलब होता है या, यानी इसको आप हिंदी में अथवा भी कहते हैं। कहता है या तो संधि कीजिए या फिर संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको अपने आप से देखना है कौन से शब्दों में संधि करनी है। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे शब्दों के बीच में प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे संधि करनी है। और यहाँ पे आपको कोई प्लस का निशान नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे संधि आपको संधि विच्छेद करना है, यानी शब्दों को अलग करना है। दोनों तरह के प्रश्न हमारे पास एक साथ दिए गए, तो हमको ध्यान से देखते हुए इनको अटेम्प्ट करना है। देखिए, पहले वाले में लिखा है नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना वसीदति। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है, आपको केवल जो बोल्ड लेटर में लिखे हुए वर्ड्स हैं उन पे ही ध्यान देना है। बाकी सेंटेंस को हम छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। हमको बस केवल शब्द पे ध्यान देना है। उसमें संधि करनी है तो संधि करके क्या शब्द बनेगा, और संधि विच्छेद करने पर क्या शब्द अलग होकर के निकलेंगे। पहला वाला जो शब्द है नास्ति प्लस उद्यम समूह, दो शब्द आपको दिए गए, बीच में प्लस का निशान है। अब ध्यान से देखिए, नास्ति जो लिखा हुआ है, नास्ति का अंतिम अक्षर कौन सा है, ह्रस्व इकार ई। और उद्यम समूह में पहला अक्षर कौन सा है, उ। और आगे जो शब्द बचता है उद्यम समूह। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ई प्लस उ। अगर आपने यण संधि पढ़ी है तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ई, उ, री और लरी, इनके आगे अगर कोई भी स्वर आता है, कोई भी वोवेल अगर इसके सामने होता है, तो ये जो लेटर्स हैं, ये जो ई है ये य में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, हलंत रहेगा। उ है वो आधे व में कन्वर्ट होता है, जो री है वो र में कन्वर्ट होता है, और जो री है वो ल में कन्वर्ट होता है। ये आपने पढ़ा होगा यण संधि में, ठीक है। तो जो पहला वाला एग्जाम्पल है ये यण संधि से है। तो यहाँ पे क्योंकि ई दिया हुआ है तो ई कन्वर्ट होकर क्या बनता है, य बनता है। तो नास्ति में जो ई है वो आधा य बन जाएगा, और उद्यम समूह बंधु एज इट इज रहेगा। तो जो आपके पास शब्द निकल कर आएगा वो बनेगा नास्त्युद्यम समूह। इस तरह से संधि होने के बाद आपके पास शब्द बनेगा। अगला देखिए, सकल ही विद्यार्थी भी समय से सदुपयोग करणीय। अब ये जो शब्द है इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, आपको इसका संधि विच्छेद करना है, शब्दों को अलग अलग करना है, ठीक है। तो अगर व्याकरण जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सैंपल पेपर देने से पहले उनको अच्छे से पता होगा, एक जस्त संधि एक उन लोगों ने पढ़ी होगी, जस्त संधि। इसमें क्या होता है, जो पहले वाला जो शब्द है उसका जो अंतिम अक्षर है वो अगर किसी भी शब्द, किसी भी वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, जैसे क, च, ट, त या फिर प, जो फर्स्ट लेटर है वो कौन से लेटर में कन्वर्ट होता है, थर्ड लेटर में कन्वर्ट होता है। तो जो क है वो अपने ही वर्ग का थर्ड लेटर है, क ख ग। क की फैमिली का थर्ड लेटर है ग, ये ग में कन्वर्ट हो जाएगा। च की फैमिली का थर्ड लेटर है ज, ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ट की फैमिली का थर्ड लेटर है ट ठ ड, ये ड में कन्वर्ट होगा। और त की फैमिली का जो थर्ड लेटर है वो है द। ऐसे ही प की फैमिली का थर्ड लेटर है ब, प फ ब, ये ब में कन्वर्ट होगा। वैसे तो जस्ट संधि में इस साइड में कई सारे और भी लेटर आते हैं, यानी एग्जाम पर्पज से आप देखें तो फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर में कन्वर्ट होगा। इस तरह की आपको एग्जाम्पल इसमें दिखाई देते हैं इस संधि में। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक शब्द आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है उपयोगा। तो इसको अगर हम अलग कर देते हैं, अगर हम इसको अलग कर देते हैं, सद प्लस उपयोग, इसको अगर हम अलग कर देते हैं तो ध्यान से देखिए ये द बना हुआ है। तो द कौन से लेटर से बना होगा, आप इजीली गेस कर सकते हैं, इसका फर्स्ट लेटर क्या रहा होगा, त।
तो इसलिए यहाँ पे संधि विच्छेद होने पे बनेगा सत प्लस उपयोग। आप कंटिन्यूस इस तरह के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये जो आपका थर्ड वाला है इसमें लिखा है व्याघ्रोपी। अब देखिए इस तरह का एग्जाम्पल आपको कभी भी दिखाई दिए तो बीच में ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश के एस जैसा जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह का नाम है अवग्रह। और इसका प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, आपको इसे पढ़ते समय इसको इग्नोर कर देना होता है। आप शब्द को पढ़ेंगे व्याघ्रोपी। लेकिन जब आप संधि विच्छेद की बात करेंगे तो जितनी बार आपको ये सिंबल दिखाई देगा आपको समझ जाना है कि संधि विच्छेद करने पे जो अगला शब्द है वो अ से स्टार्ट होगा, यानी ये जो अवग्रह का चिन्ह है अ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अगला शब्द है वो अ से स्टार्ट होने वाला शब्द है, तो इसको हमने बना दिया अ, अगला अक्षर इसमें जुड़ गया पी, तो यानी ये क्या शब्द था, अपी। ये संधि विच्छेद करने के बाद हमको दूसरा शब्द मिल गया अपी। अब जब भी कभी आपको इस अवग्रह चिन्ह के आगे ओ की मात्रा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ओ पहले विसर्ग रहा होगा। ठीक है, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है ये। ओ जो है आप समझ लीजिएगा ये विसर्ग रहा होगा, तो बिल्कुल आपको आंख बंद करके क्या करना है, इसको विसर्ग बना देना है। तो आपके पास जो पहला शब्द बनेगा वो बनेगा व्याघ्र प्लस अपी। ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में आपको कई तरह की संधियां दिखाई देती हैं, तो ये विसर्ग संधि में वो संधि है जिसमें विसर्ग ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उत्व ऊ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो गुण संधि के कुछ रूल उस पर लगते हैं और फिर वो और ऊ मिल करके वो बन जाता है। फिर उस पर एक पूर्व रूप संधि और लगती है, उसके बाद ये व्याघ्रोपी शब्द बनता है। पर उतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान देना है कभी भी आपको ये अवग्रह का निशान दिखाई दे तो इसका मतलब जो उसका अगला शब्द है यानी बाद वाला जो शब्द है संधि का वो अ से स्टार्ट हुआ है। उसके आगे जो भी अक्षर उन्हें साथ में लिख लीजिए। तो ये यहाँ पे पी लिखा था तो हमने इसको अपी बना दिया। इससे पहले अगर आपको ओ की मात्रा दिख रही है तो आपने उसको बेझिझक विसर्ग बना देना। ठीक है, आगे भी ऐसे एग्जाम्पल आएंगे तो आपको सेम ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये वाला जो शब्द है ये बनेगा व्याघ्र प्लस अपी। अगला देखते हैं। अगला जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है फोर्थ वाला, काचित इयमिति। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था सदुपयोग में जो संधि यहाँ पर हुई थी जस्तो संधि, वही जस्तो संधि आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे संधि विच्छेद करना था, यहाँ पे संधि आपको करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस के निशान से पहले फर्स्ट लेटर है यानी त अपनी फैमिली का फर्स्ट लेटर है, आगे कोई स्वर दिया हुआ है, तो ये जो त है ये थर्ड लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे त का थर्ड लेटर क्या होता है, अगर आप देखेंगे वर्णमाला में त थ द, तो ये त का थर्ड लेटर है त की फैमिली का, तो त है वो द में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जहाँ पे त है उसकी जगह द लिख दीजिए, काचिद प्लस ईय मिति, ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद जो ये द है इसमें ई की मात्रा को मिला दीजिए, ये हो जाएगा काची, द पे ई की मात्रा मिल गई दी यम, काचिदियम या फिर काचिदीय मिति। ठीक है, ये अलग निशान यहाँ पे नहीं आएगा, काचिदीय मिति, इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दो आपको ऑप्शन दिए गए, दोनों संधि के हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट में और 4 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में। तो जिसमें से आपको ज़्यादा आते हो आप उसी को अटेम्प्ट करेंगे। दोनों ही संधि और संधि विच्छेद के क्वेश्चन हैं। तो इस वाले को पहले को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें 3 तरह की संधि देखी। हमने देखी यण संधि, इसका मतलब जब हम रिवाइज करने बैठेंगे तो हमको यण संधि के सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसमें हम लोगों ने देखा जस्तु संधि। ये अगला जो एग्जाम्पल हमने देखा ये विसर्ग संधि का देखा। इसका अगला जो एग्जाम्पल हमने देखा ये फिर से जस्तु संधि का था। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी संधि है और उसके सारे रूल्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए इति प्लस उक्त्वा, सेम वही जो हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था नास्ति उद्यम समूह में। ई है, ई की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा यण संधि के नियमों के हिसाब से, ई जो है वो आधे य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो त आधा रह जाएगा, इधर य आ जाएगा, य में ऊ की मात्रा मिल जाएगी। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा का मतलब होता है ऐसा कहकर। खल वेतक को ध्यान से देखेंगे तो बीच में आपको व दिखाई दे रहा है, यण संधि के नियमों को ध्यान में रखेंगे तो ई ऊ री और लरी ये कन्वर्ट होके क्या बनते थे, य व र और ल। तो यहाँ पे आपको व दिखाई दे रहा है, व को वापस रिवर्ट करेंगे तो ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए
यहाँ पे जो शब्द है ल, ल में व को अगर हम रिवर्ट कर देते हैं ऊ में, तो ये ऐसा हो जाएगा खलु प्लस अगला जो शब्द है वो हो जाएगा एतत्। खलु एतत्। खलु अपने आप में एक अव्यय भी है, खलु निश्चय के अर्थ में प्रयोग होता है और कई बार ये वाक्य को प्रश्न में कन्वर्ट करने के लिए भी वाक्य के सबसे पहले प्रयोग कर लिया जाता है, खलु प्लस एतत्। अब ये देखिए आर्योपी, ध्यान से देखिए, सेम वही एग्जाम्पल आपको जो व्याघ्रोपी में दिखा था। तो मैंने आपको बताया था जब भी अवग्रह का निशान दिखाई दे इसे अ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो अ से बन गया अपी, यानी जो दूसरा शब्द है वो आपके पास क्लियर हो गया। फर्स्ट वर्ड इसमें ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, ओ को विसर्ग बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आर्य, आर्य प्लस अपी। कश्चिदस्मिन, देखो द दिखाई दे रहा है बीच में, द थर्ड लेटर है, संधि विच्छेद करेंगे तो थर्ड लेटर है वो किस में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट लेटर में। संधि कौन सी है, जस्तो संधि। संधि कौन सी है, जस्तो संधि, ठीक है। जस्तो संधि के नियमों के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लेटर में वापस कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको, तो हमारे पास जो बच रहा है ये हो जाएगा, द को वापस फर्स्ट लेटर बनाएंगे तो द त की फैमिली में आता है, तो हो जाएगा कश्चित। हलन कर देते हैं इसको, कश्चित, और इसमें जो द में अ छुपा हुआ है वो अलग हो जाएगा, कश्चित प्लस अस्मिन, कश्चित प्लस अस्मिन, ठीक है। इस तरह से दो शब्द बन जाएंगे, कश्चिदस्मिन। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 अनुप्रयुक्त व्याकरण का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए समास और विग्रह वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुता। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित जो पद हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उनका या तो हमको समास करना है या फिर विग्रह करना है, ठीक है। समास यानी समास होने के बाद जो शब्द बना है वो समासिक शब्द होता है, और अगर उसका विग्रह यानी उन शब्दों को अलग अलग विभक्तियों के साथ में लिखा जाता है तो वो विग्रह पद कहलाता है। तो हमको दोनों में से चुनना है, विकल्प हमको हर प्रश्न में दिए गए। अब इसकी ध्यान से इसकी खासियत क्या है, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आपकी पुस्तक में से दिए गए हैं, तो अनुप्रयुक्त व्याकरण में ये सारे पुस्तक में ऑलरेडी दिए गए हैं, तो आपको उसमें इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी पढ़ते समय कराई गई होगी। आप उसमें से समास वाले शब्दों को अलग से एक पेज पे लिख के सारे चैप्टर्स के इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। लता तरु गुल्मा, ठीक है। लता का मतलब होता है लताएं जो क्रीपर्स होती हैं, बेल जो होती है, तरु का मतलब पेड़, और गुल मतलब होती है झाड़ियाँ, शब्द जिनको हम कहते हैं, ठीक है। लता तरु गुल्मा, अब ये एक समासिक शब्द है, इसका जब हम विग्रह पद ढूंढेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च। लताएं, तरु मतलब पेड़, और गुल मतलब झाड़ी। लता भी है, तरु भी है, गुल्म भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द इसमें प्रधान है, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, ये इसका क्या हो जाएगा, सब तीनों को मिलाकर के लता तरु गुल्माह, बहुवचन हमने इसका प्रयोग कर लिया था समास करने के बाद। लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, ये इसका सही आंसर है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम, ठीक है। अब इसमें एक शब्द है मल, मल का मतलब जो गंदा है। स अगर कहीं पे भी आपको स्टार्ट में दिख जाए और दूसरा जो शब्द है वो आपको बड़ा मीनिंगफुल शब्द दिखाई दे, आपकी समझ में आ रहा हो, तो समझ जाइए स जो शब्द है वो कब जुड़ता है, सहितम की वजह से। जब इसका विग्रह पद हम ढूंढेंगे तो हमें ऐसा पद ढूंढना है जिसमें सहितम लिखा हो, ठीक है। तो मलिन सहितम यानी गंदगी से युक्त, उसको कहते हैं समलम, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अगर आपको कोई शब्द समास किया हुआ शब्द स से स्टार्ट हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद के जो शब्द हैं, स को हटाने के बाद जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको विच्छेद में ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें स का अर्थ सहितम लिखा हो, ठीक है। और अगले वाले शब्द में तृतीय विभक्ति मिल जाएगी आपको, मलिन सहितम समलम। बलिवरदाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, इसमें जो शब्द है वो है क्षेत्र कर्षणम, ठीक है। तो क्षेत्र कर्षणम किससे बना होगा, क्षेत्र का कर्षण, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास में होना चाहिए, क्षेत्रस्य कर्षणम, इसका सही आंसर होगा क्षेत्रस्य कर्षणम। चैप्टर पढ़ते समय आपको ये सारे समास के शब्द कराए गए होंगे, तो उसके आधार पर आपको उसकी तैयारी करनी है। पश्चात व्रजंती, व्रजंती का मतलब व्रज धातु चलने के अर्थ में प्रयोग होती है, जाने के अर्थ में। व्रजंती मतलब चलते हैं, बहुवचन का प्रयोग है। पश्चात जब भी आपको दिखाई दे तो इसके लिए जो उपसर्ग प्रयोग होता है वो होता है अनु। पश्चात अर्थ को प्रकट करने वाला उपसर्ग है अनु, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अनुगच्छन्ति, तो किसी को लोग फॉलो करते हैं तो उसको अनुगच्छन्ति, अनु मतलब उसके पीछे पीछे चलते हैं।
तो अनु यहाँ पे जो उपसर्ग है वो इसको रिप्रेजेंट करता है पश्चात को। तो व्रजंती, पश्चात व्रजंती का जो समास करने के बाद शब्द बनेगा वो बनेगा अनुव्रजंती। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है ये व्याकरण पर आधारित है, प्रकृति और प्रत्यय संयोजन पे। ठीक है, या तो प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ देना है और या फिर उनमें हमको विभज्य, उनका विभाजन करना है, प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। विकल्पों से आपको उत्तर चुनना है, प्रकृति और प्रत्यय को संयोजित करके या जोड़ के, अथवा वा का मतलब होता है अथवा, या विभज्य उनको विभाजित करके। जो पहला प्रश्न है प्रकृति और प्रत्यय में, इसको ध्यान से देखते हैं। तो क्योंकि मैंने ये जो प्रकृति प्रत्यय वाले सवाल है, हम केवल इन शब्दों पे ध्यान देंगे जिन पे हमको प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है या फिर विभाजित करना है। तो यहाँ पे दृष्ट धातु है, देखने के अर्थ में प्रयोग होती है, यहाँ पे त प्रत्यय है। ठीक है, अब यहाँ पे जो त प्रत्यय इसमें लगा है, त प्रत्यय में जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमेशा त बचता है। ठीक, और संधि के नियमों के अनुसार दृष्ट धातु से जब भी त प्रत्यय हो रहा है वो कुछ ट में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपके पास इस तरीके से दो ऑप्शन बचते हैं, दृष्टम और फिर दृष्टा। अब इस प्रश्न के आधार पर अगर आप जाएंगे तो ये जो प्रश्न है ये आपका बुद्धिर बलवती सदा चैप्टर से है, और वहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो वाक्य कहता है माम अत्तुम कलहाय मानो चपेट या प्रहरंती, यहाँ पे उस महिला के बुद्धिमती के बारे में इस वाक्य का में जो ये दृष्ट धातु है त प्रत्यय है इसका प्रयोग किया गया है, और क्योंकि वो महिला के लिए प्रयोग किया गया है तो वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दृष्ट धातु से त प्रत्यय करने पे जो शब्द बनता है वो बनता है दृष्ट। ठीक है, और क्योंकि ये बुद्धिमती नाम की महिला के लिए प्रयोग किया गया है तो उन्होंने स्त्रीत्व की विवक्षा में इससे टाप प्रत्यय कर दिया। और जब भी टाप प्रत्यय किससे जुड़ता है तो उसमें लास्ट में आ की मात्रा आपको दिखाई देती है, जैसे बालक से बालिका, गायक से गायिका, नायक से नायिका। तो दृष्ट से यहाँ पे क्या बन गया, दृष्टा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा दृष्टा, स्त्रीलिंग की विवक्षा में। दृष्ट धातु से त प्रत्यय करने पर दृष्टम भी बन सकता है, परंतु वाक्य के अनुसार जब हम देखेंगे तो ये वाक्य बुद्धिमती नाम की महिला के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जो शब्द है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस महिला को, इसलिए स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए दृष्टा हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको ये बताया कि टाप प्रत्यय करने पर आ जुड़ जाता है और शब्द स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आपको तुरंत इसका अगला एग्जाम्पल इस सेकंड वाले में दिखाई देगा, अध्यापिका। ठीक है, तो अध्यापक शब्द होगा और अध्यापक शब्द से हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, टाप प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ की मात्रा आपको कहीं पे भी दिखाई दे और शब्द आपको समझ में आए कि ये स्त्रीलिंग बनाया गया है, जैसे बालक से बालिका, नायक से नायिका, सेवक से सेविका, तो अध्यापक से अध्यापिका। तो आप समझ जाइए और प्रत्यय कौन सा है, टाप प्रत्यय। टाप में जो रिमेनिंग पार्ट है आ, यही शब्द के साथ में जुड़ता है। तो अध्यापक से टाप प्रत्यय यानी ग इसका सही उत्तर है। थर्ड वाले को देखते हैं, इसमें कह रहा है ललित दानम माला रमणीय। रमणीय में ध्यान से देखिए, इसमें एक शब्द है रम और दूसरा है इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वो है अनियर प्रत्यय। अगर आपने इस प्रत्यय को चैप्टर के दौरान पढ़ा हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि इसमें अनियर प्रत्यय, वैसे इसमें आ की मात्रा भी दिखाई दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें टाप प्रत्यय भी हुआ है इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो अनियर प्रत्यय है, और क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में आपको टाप प्रत्यय कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अनियर प्रत्यय की तरफ जाना है। तो रम जो शब्द है इससे अनियर प्रत्यय हुआ, रम का मतलब रमण के योग्य, रमणीय यानी रमण के योग्य, जिसे देखकर अच्छा लगे। अगला देखिए माला रमणी। अब देखिए तुरंत ही अगले क्वेश्चन में फिर से वही शब्द दे दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे अनियर प्रत्यय नहीं है, तो कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। स्त्रीलिंग की विवक्षा में हम क्या करते हैं, शब्दों से टाप प्रत्यय कर देते हैं अगर हमें किसी शब्द को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना हो। तो अनियर प्रत्यय करने पर बना रमणीय, और हमें स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो हमने उसके साथ में टाप प्रत्यय कर दिया। टाप प्रत्यय कर देने से उसमें आ की मात्रा और जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये रमणीय से क्या हो गया, रमणीया। ये बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया है प्रैक्टिस के लिए कि वही शब्द में अनियर प्रत्यय भी है, वही शब्द में टाप प्रत्यय है, बस आपको एग्जाम्पल देखना है और उसके अनुसार आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रत्यय आपसे पूछा गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोगों ने वाच्य परिवर्तन के नाम पे वाच्य परिवर्तन पढ़ा होगा। तो वाच्यानुसारम उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितम संवादम विकल्पे पूरयता। संवाद को आपको विकल्पों के माध्यम से पूरा करना है। ठीक है, ये वाच्य परिवर्तन का
जो टॉपिक है उस पर आधारित है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रियंका प्रियंका नाम की महिला है, वो कह रही है, ये डैश इसका डायलॉग है, रोहित किम पठसी। अब देखिए, पठसी मध्यम पुरुष एक वचन और पठसी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने आपको समझाया था क्लास में पढ़ाते समय। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको तुरंत समझ में आया होगा कि मध्यम पुरुष एक वचन में एक ही कर्ता है जो फिक्स है, वो क्या है, त्वम। अगर मध्यम पुरुष एक वचन की धातु यूज हुई है किसी भी लकार की, तो उसके साथ में मध्यम पुरुष एक वचन के साथ में हमेशा त्वम ही आता है। तो ये इसके साथ में फिक्स है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, त्वम। ठीक है, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल। अगले में इसी डायलॉग को आगे बढ़ाएंगे, रोहिता मया संस्कृतस्य पुस्तकम। अब देखो मया आ गया, ठीक है। अब मया क्या है, तृतीया विभक्ति है। किसकी तृतीया विभक्ति है, अहम। अहम जो शब्द है, अहम मतलब मैं, इसका तृतीया एक वचन में बनता है मया। इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। और मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, अगर मया मया या फिर त्वया से कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है तो उसके लास्ट में जो आपको क्रियापद होगा उसमें आपको एक ही मात्रा दिखाई देगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ते या फिर एक ही मात्रा जरूर दिखाई देगी क्रियापद में। तो तीन ऑप्शन है, तीन में ढूंढिए किसमें एक ही मात्रा है। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक, पठ्यते। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्रिया है वो आत्मनेपद में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे पठती पठता पठंती परस्मै पद है, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, तो तीनों में क्या है, एक ही मात्रा कॉमन है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई है कि त्वया या फिर मया से कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में आपको आंसर में कौन सी क्रिया पर ढूंढना है जिसमें एक ही मात्रा आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर आपको मिल गया। फिर आगे देखते हैं प्रियंका का जो वाक्य है, उत्तम तब, तव मतलब तुम्हारा। जब बीच वाला शब्द आपको आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, कर्ता और क्रिया के अलावा बीच का शब्द यानी कर्म आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो आप ध्यान दीजिए वाच्य परिवर्तन के अनुसार ज़्यादातर जो आपके सेंटेंस में आते हैं वो ऐसे शब्द होंगे जिसके लास्ट में आपको अम, ठीक है, अम दिखाई देगा। शब्दों के लास्ट में आपको अम दिखाई देगा, तो इसमें से आपको वो ढूंढना है जिसमें अम है। उच्चारणा इसमें नहीं है, उच्चारण इसमें नहीं, इसमें श्लोकोच्चारणा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका वाच्य परिवर्तन वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। ये समय लेखन वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको ही पता होगा। 30 आया था तो उसको सार्ध से स्टार्ट करेंगे। 5 के लिए हम कहते हैं पंच, सार्ध पंच वादने। तो इसमें जो सार्ध पंच वाला ये एग्जाम्पल, ये ऑप्शन सही होगा। 45 आया था तो आप इसको क्या कहते हैं, पादून। ठीक है, और पादून जब भी आता तो इसमें +1 हो जाता है, 7 के बजाय 8, यानी आपको अष्ट। इसमें पादोन अष्टवादनम लिखा होगा, वही इसका एक आंसर सही होगा, ये खा वाला सही है। 15 के लिए हम लिखते हैं सपाद। ठीक है, तो सपाद जिसमें है वो सही हो गया आंसर, नववादन, 9 o'clock, सपाद नववादन है। 9:15 अगेन, तो फिर से क्या हो जाएगा, सपाद नववादन, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उचित मंजूषातः। क्वेश्चन नंबर 10, मंजूषायां प्रदत्ते उचिते अव्ययपदे अधोलिखित वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयतः। ये इसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं, कुछ अव्यय दिए गए यहाँ पे नीचे है। ओके, हमारे पास है श्वः, श्वः का मतलब है टुमारो यानी आने वाला कल। कदा, कदा मतलब होता है कब, व्हेन, यदि मतलब अगर। तो इसको हमको यहाँ पे ऊपर फिल करना है। देखिए, अवकाश भविष्यति, अवकाश होगा, तो कब होगा, ऑब्वियस है श्वः यानी आने वाले कल में अवकाश होगा। ठीक, इसके बाद कहता है तुम पठिष्यति। तुम पठिष्यति यानी तुम पढ़ोगे। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, ऐसा वर्ड आएगा जो क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूँ। तो कदा, कदा मतलब कब, व्हेन। तुम कदा पठिष्यति, त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। इस वाले में देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया है, यदि, तो ऑटोमेटिकली यदि यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि अशुद्धानि सन्ति। जो अधोलिखित वाक्य, नीचे लिखे जो वाक्य, उसमें रेखांकित जो पद है, जो अंडरलाइन वर्ड है, वो क्या है, अशुद्ध है। जो बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करके लिखा है ये क्या है, अशुद्ध है। इसको हमें शुद्ध करना है। ठीक है, तो शुद्ध कैसे किया जाएगा ये हम देख लेते हैं।
देखिए, अहम क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति। अब ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए वो सही शब्द चाहिए। अहम से स्टार्ट हुआ है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रीड धातु का उत्तम पुरुष एक वचन लेंगे तो क्रीडा में, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, क्रीडसी क्रीडथा क्रीडता और क्रीडा में अहम के साथ में हमेशा क्या आएगा, क्रीडा में आएगा। ठीक है। सिंह भयंकर वने निवसति। अब देखो, वने निवसति, जंगल में रहता है। जंगल कैसा है, भयंकर। तो वन की विशेषता है कि वो भयंकर है, तो वन विशेष्य हो गया, भयंकर हो गया विशेषण। जो विभक्ति विशेष्य में होती है, विशेषण में हमेशा वही विभक्ति होती है। ठीक है। तो भयंकर शब्द में भी अकारांत है, वन शब्द भी अकारांत है। तो वन का जब सप्तमी एकवचन वने है, तो भयंकर शब्द का एक सप्तमी एकवचन भी वने की तरह राइमिंग में ही भयंकरे हो जाए। ठीक है। सिंह भयंकरे वने निवसति। सह भोजनम कुरु। अब देखिए, कुरु, कुरु का मतलब क्या होता है, करो। ये ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब कौन सा लकार, लोट लकार। ठीक है। भोजनम कुरु, लोट लकार। अब लोट लकार में भी हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्री धातु की जो टेबल है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, क्री धातु की लोट लकार अनुज्ञा में जो टेबल है उसको देखिए। कुरु कहाँ पे आ रहा है, मध्यम पुरुष एक वचन, और मध्यम पुरुष एक वचन में हमेशा कर्ता फिक्स होता है, आप सबको पता है। त्वम, द्विवचन में क्या होता है, युवाम, और बहुवचन में क्या है, यूयम। ये फिक्स है ना। तो जब ये फिक्स है तो कुरु अगर क्रियापद दिया गया है तो उसमें कर्ता कौन होगा, तुम। तो वापस आ जाइए इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे कुरु था इसका कर्ता क्या हो जाएगा, तुम। तो इसलिए ऑप्शन ग आपका यहाँ पे सही होगा। तो ये आप लोगों का खंड ग था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है। तो इस सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस के थ्रू आप इसकी तैयारी कीजिए।